2 काली 3 गोरी बहू की दिवाली सफाई। आस पड़ोस के सभी लोग दिवाली मना रहे होते हैं। वहीं पूनम और सुमन दरवाजे के बाहर बैठी लोगों को खुश देखकर बड़े ही उदास मन से कहती हैं, जानती हो पूनम, मैंने कभी नहीं सोचा था कि शादी के बाद हम बहुओं की पहली दिवाली ऐसी बीतेगी। सुमन, आज छोटी दिवाली है और कल दिवाली। मुझे नहीं लगता कि माँ जी हमें लेने आएंगी। अब हमें ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। इसी के साथ पूनम और सुमन बीती बातों को याद करने लगती हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। शादी संपन्न हुई। आप सभी अपने बड़ों का आशीर्वाद ले सकते हैं। शोभना के 5 बेटे शादी के मंडप में बैठे होते हैं, जहां शादी के जोड़े में उसकी होने वाली 5 बहुएं पूनम, सुमन, कीर्ति, दिव्या और इशिता भी होती हैं। फिर 5 अपने ससुराल आ जाती हैं, जहां शोभना आरती की थाली लिए अपनी 3 गोरी बहू का स्वागत करती है। आओ आओ मेरी प्यारी सुंदर गोरी बहू रानियों, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। गृह प्रवेश तो ठीक है मम्मी जी, मगर आपने क्या देखकर हमारे दोनों डैशिंग देवर जी की शादी इन जैसी काली कलूटी बैंगन लूटी लड़कियों से करा दी। और नहीं तो क्या, एक ही मंडप में जब हम 5 बहू के फेरे हो रहे थे तो कितना इंसल्ट फील हो रहा था। हमें जैसे आयुष शर्मा को सल्लू भाई की बहन अर्पिता के साथ चलकर आता होगा। अरे बहू, अब मैं तुम तीनों को क्या ही बताऊं। ये दोनों तुम्हारे देवर की पसंद हैं, वरना ये दोनों जली हुई उपली ना तो मुझे पसंद थी और ना ही मैं इस शादी से जरा भी खुश हूँ। हमारे देवर जी को भी लव मैरिज करने के लिए यही दोनों टैमरिंडा मिली थी। सुना तो था कि प्यार अंधा होता है, मगर आज देख भी लिया। हॉल फ्यूज बॉक्स। कोई बात नहीं इशिता बहू, कुछ दिनों में दिवाली आने वाली है। अब दिवाली की सफाई तो इन दोनों काली कलूटियों से ही करवाऊंगी ना, इससे बाई का खर्चा तो बचेगा। अपनी 3 गोरी बहू के साथ मिलकर शोभना अपने दोनों काली बहू को बहुत बेइज्जत करती है और उनका स्वागत भी नहीं करती, जिससे उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उनके पति यश और युग उन्हें समझाते हैं। पूनम, तुम दिल छोटा मत करो, थोड़ा समय लगेगा पर माँ तुम्हें अपना लेगी। हाँ सुमन, और फिर हम भी तो तुम्हारे साथ हैं ही। दोनों काली बहू अपनी सास का दिल जीतने में लग जाती हैं, मगर शोभना उन्हें हरदम काले रंग के लिए कोसती ही रहती। ऐसे ही समय बीतता गया और अब दिवाली भी आ जाती है। तभी 3 गोरी घमंडी बहुएं सास से कहती हैं, मम्मी जी, वक्त कितना जल्दी बीत गया ना। देखिए ना कितनी जल्दी दिवाली आ गई। हम तीनों पार्लर जा रही हैं फेशियल कराने, क्योंकि हम दिवाली पर सबसे सुंदर दिखना चाहती हैं। अरे मेरी प्यारी गोरी बहू, तुम क्यों तकलीफ करती हो? मैंने घर पर ही पार्लर वाली को बुलवा लिया है। जो जो कराना हो करा लेना। तुम दिवाली पर सुंदर लगोगी, तभी तो मेरा नाम और इज्जत बढ़ेगी ना। माँ जी, क्या मैं और सुमन भी पार्लर वाली से मैनिक्योर पेडिक्योर करवा लें? क्या रे मेरी काली बहू, मैनिक्योर पेडिक्योर करवा लेने से क्या तुम दोनों की काया पलट हो जाएगी? नहीं ना, तुम दोनों चुपचाप से दिवाली की सफाई में लग जाओ। तुम्हें से एक जना घर के जाले उतारो और दूसरा ये पर्दे सोफे के कवर उतार कर धो दो। जी माँ जी। बेचारी दोनों काली बहुएं सफाई करने लगती हैं। वहीं 3 गोरी बहुएं गद्देदार सोफे पर बैठकर उन्हें चढ़ाते हुए पार्लर वाली से फेशियल करवाती हैं। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा सुनो पार्लर वाली, हम तीनों का फेशियल करने के बाद हेयर स्पा और मैनिक्योर पेडिक्योर भी कर देना, तभी तो हम तीनों की बॉडी दिवाली के दिन दूध की तरह चमकेगी। श्योर मैम, आप बस आराम से बैठ जाइए। बेचारी दोनों काली बहुएं कई दिनों तक दिन भर लगकर हॉल, कमरा और एक एक कोना अच्छे से साफ करती हैं। तभी दिवाली के 1 हफ्ते पहले ही 3 गोरी बहू के घर वाले दिवाली पर ढेर सारे गिफ्ट और मिठाइयाँ दे जाते हैं, जिस पर वह इतराते हुए बोलती हैं, ये देखिए सासू माँ, मम्मी डैडी ने दिवाली में कितना कुछ भेजा है। सबके कपड़े, जेवर, मिठाई, फ्रूट्स। वेल सासू माँ, हमारे मायके से तो हमारी दिवाली आ गई, मगर हमारी दोनों काली भूंडी शक्ल की देवरानियों के घर से अभी तक कोई भी नहीं आया। अरे कीर्ति बहू, इन दोनों काली कलूटी के भिखमंगे मायके वाले क्या ही दिवाली भिजवाएंगे? पता नहीं किन भिखारियों से पाला पड़ गया। माँ जी, आपको जो भी कहना है हम दोनों को कहिए,
जितना कोसना है कोसिए, मगर भगवान के लिए हमारे मायके वालों को कुछ मत कहिए, कुछ मत कहिए। इतने में घर के बाहर गाय आकर गोबर कर देती है और रम्भाने लगती है। अरे ये तो गाय की आवाज है। जैसे ही सभी बाहर आकर देखती हैं तो गाय ने ढेर सारा गोबर किया होता है, जिसे गोरी घमंडी बहुएं घिन करने लगती हैं। ईयू, इस गाय ने तो गोबर कर दिया, हाउ सो स्मेली। अरे तुम दोनों देख क्या रही हो मेरी काली बहू, चलो इस गोबर को उठा लो और इसे कंडे बनाकर और मिट्टी के दिए बनाकर तुम दोनों दिवाली तक बाजार में बेचोगी। अब तुम्हारे भिखमंगे मायके वालों ने दिवाली तो भिजवाई नहीं, तो उसकी भरपाई तो करनी होगी ना। अपनी सास और गोरी बहुओं के इतने जुल्म सहकर भी दोनों सब करती हैं और वह हर दिन हजारों दिए बनाकर उसे दिवाली के लगे बाजार में बेचकर पैसे सास को देती और फिर माँ ये कुछ पैसे रख लो, आज धनतेरस है, हम दोनों की पत्नियों को सोने का जेवर दिलवा देना। हम दोनों बिजनेस डील के लिए दिल्ली जा रहे हैं, दिवाली के दिन आएंगे। बनी आई वो दोनों कल्लो सोने के जेवर पहनने वाली। मैं आज ही दोनों को उनके मायके भेज दूंगी ताकि मुझे उन्हें कुछ दिलाना ना पड़े। उसी शाम, अरे ओ मेरी दोनों काली बहू, चलो जल्दी से अपनी गठरी बांधो और मायके जाओ। मगर क्यों माँ जी, आप हम दोनों को हमारे मायके क्यों भेज रही हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों काली कलूटी के साए में मेरी तीनों गोरी बहू की दिवाली खराब हो। दोनों काली बहुएं आंखों में आंसू लिए अपने मायके आ जाती हैं, मगर क्या शोभना को अपनी गलती का पछतावा हो सकेगा? छोटी दिवाली की शाम शोभना की तीनों गोरी बहुएं गार्डन एरिया में बूफर पे गाने बजाते हुए कॉकटेल पार्टी कर रही होती हैं। वो सारी नाइट बेशर्मी की हाइट, एक तू एक मैं और हो डिम डिम ये लाइट, वो सारी नाइट बेशर्मी की हाइट। अरे ये दिवाली पर भजन की जगह ऐसे अतरंगी गाने कौन सुन रहा है? जैसे ही सास गार्डन में आकर अपनी बहुओं को शराब पीकर नाचते देखती है तो उसका पारा चढ़ जाता है। कीर्ति बहू, इशिता बहू, दिव्या बहू, ये क्या हो रहा है? यहाँ पारी हो रही है। शर्म नहीं आती तुम तीनों को ऐसी बेहूदगी करते हुए? तुम तीनों आज दिवाली के शुभ दिन पर शराब पी रही हो। छोड़ो इस ग्लास को। शोभना शराब का ग्लास छीनने आगे बढ़ती है। उसकी घमंडी बहू उसे धक्का दे देती है और वह जमीन पर गिर जाती है। तभी युग और यश आ जाते हैं। माँ आप ठीक तो हैं? कीर्ति भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई माँ को धक्का देने की? आवाज नीचे देवर जी, किसने कहा था इन्हें हमारे बीच में आकर हमें टोकने को? हम तो अच्छा खासा दिवाली पार्टी कर रही थी। रहने दे यश, सारी गलती मेरी है बेटा। मैंने इन्हें पलकों पर बिठा कर रखा और आज इन्होंने मुझे जमीन पर गिरा दिया। मैं इसी लायक हूँ, मुझे बहू के पास ले चलो बेटा। अगले सुबह दिवाली के दिन शोभना अपनी काली बहुओं के मायके जाती है। पूनम बेटी, सारे दिए में तेल बाती कर दे, और सुमन बेटी तू लक्ष्मी जी को भोग लगाने के लिए केसर का खीर बना। अब सुबह सुबह कौन आ गया? समधन जी आप? अपनी सास को देखकर दोनों बहू उसके पांव छूती हैं। प्रणाम माँ जी, आप यहाँ? बहू, मैं तुम दोनों की गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। तुम मेरे घर से क्या गई, मेरा घर घर नहीं रहा। समधन जी, आज मैं अपने घर की लक्ष्मियों को ले जाने आई हूँ, क्योंकि बिना लक्ष्मी पूजन किए दिवाली की पूजा पूरी नहीं होती। अपनी सास को माफ कर दो मेरी बहू। मैंने तुम दोनों के काले रंग के लिए तुम्हें कितना कोसा, मगर मैं भूल गई थी बहुएं ही घर की लक्ष्मी होती हैं। अपनी सास के मन में प्यार इज्जत देखकर दोनों की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं और वह ससुराल आ जाती हैं, जहां शोभना अपनी दोनों काली बहू के हाथ से ही लक्ष्मी पूजन करवाती है। तभी तीनों बहुएं उसके पैरों में गिरकर कहती हैं, मम्मी जी प्लीज हम तीनों को माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हम अच्छी बहू बन नहीं पाई, मगर आज अपनी दोनों देवरानियों को देखकर हम भी एक अच्छी बहू बनना चाहती हैं, हमें एक मौका दे दीजिए। माँ जी, बीती बातों को भुलाकर जेठानी जी को मौका दे दीजिए हमारी खातिर। ठीक है पूनम बहू, बस तुम दोनों के लिए मैं इन्हें मौका दे रही हूँ। फिर सास पांचों को दिवाली का एक बराबर नेक देती है और सभी दिवाली मनाते हैं। इसी तरह से तीन गोरी बहू के साथ साथ दोनों काली बहू की दिवाली भी
खुशियों भरी बीतती है। अरे जोगिंदर और दिवाकर बेटा, जरा इधर तो आना। जी माँ, बोलिए क्या हुआ? आज पंडित जी आए थे तुम दोनों के लिए रिश्ता लेकर। तुम दोनों की अब शादी की उम्र भी हो गई। मुझे तो ये लड़कियां तुम दोनों के लिए काफी अच्छी लगी। तुम भी एक बार अपनी राय बता दो। आप तो जानती हो ना माँ, मैं जोगिंदर भैया की तरह पढ़ा लिखा नहीं हूँ और ना ही उनकी तरह मेरा कोई अच्छा काम है। मैं तो बस खेती करता हूँ ना। तो क्या हुआ बेटा, क्या खेती करने वालों की शादी नहीं होती? मुझे गर्व है कि मेरा बेटा किसान है तो दूसरा इतना अच्छा कारोबार चलाता है। तू ज्यादा मत सोच, जिससे तेरी शादी हो रही है वो लड़की बहुत अच्छी है और तेरा हमेशा साथ निभाएगी। ठीक है माँ, फिर मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और माँ, मैं भी। कुछ ही दिनों में जोगिंदर और दिवाकर की पूनम और सोनाक्षी नाम की लड़कियों से शादी हो जाती है। शादी के बाद बड़ी बहू पूनम को बेटा और वहीं छोटी बहू सोनाक्षी को बेटी होती है। और ऐसे ही 7 साल बीत जाते हैं। लेकिन अब इन 7 सालों में कल्याणी की तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है, जिसके चलते कल्याणी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। बहू, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब से इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम दोनों पर है। जोगिंदर बेटा, दिवाकर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है और बहुत भोला भाला भी है, इसलिए जैसे आज तक तू इसका ख्याल रखता आया है वैसे ही मेरे जाने के बाद भी इसका ख्याल रखेगा। मुझसे वादा कर। हाँ माँ, मैं रखूंगा, लेकिन आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती। आपको कुछ नहीं होगा माँ, मैं आपको। जोगिंदर अपनी बात खत्म करता इससे पहले ही कल्याणी इस दुनिया को अलविदा कह जाती है। कल्याणी को गए हुए अभी ठीक से 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था और कल्याणी की बड़ी बहू कहती है, सुनिए जी, जब तक माँ जी थी तब तक हम लोगों ने आपके भाई और उसके परिवार को पाला था, लेकिन अब हमें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो कह रही हूँ सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लो। और वैसे भी आपका भाई तो है ही अनपढ़, वो इस प्रॉपर्टी का क्या करेगा? कह दो, तुम ठीक रही हो। मैं एक काम करता हूँ, मैं आज ही प्रॉपर्टी के पेपर्स पर दिवाकर से अंगूठा लगवा लेता हूँ। बचपन से लेकर आज तक मैंने ही तो इसका ख्याल रखा है, लेकिन अब और नहीं हो सकता है मुझसे। इतना कहकर जोगिंदर प्रॉपर्टी के पेपर बनवाता है और धोखे से दिवाकर का अंगूठा लगवाकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेता है। मेरे प्यारे छोटे भाई दिवाकर, अब तुम्हें इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने ये सारी प्रॉपर्टी अब मेरे नाम कर दी है और अब तुम लोग यहां से जा सकते हो बाइज्जत। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने अपने ही छोटे भाई के साथ प्रॉपर्टी की वजह से इतना बड़ा धोखा किया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा आपके अलावा कौन है? कहीं पर जाओ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम और तुम्हारा परिवार अब इस घर में नहीं रहेगा। सुनिए जी, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? क्या हम हमारी बेटी को लेकर ऐसे ही सड़कों पर भटकते रहेंगे? मेरी वजह से मैं तुम लोगों को और ज्यादा परेशान नहीं देख सकता। यहीं पास में ही एक झोपड़ी है, चलो अब हम लोग वहीं पर रहेंगे। जिसके बाद दिवाकर अपनी पत्नी सोनाक्षी और बेटी पलक के साथ उस टूटी हुई छोटी सी झोपड़ी में रहने लगता है और खेती करके अपना गुजारा चलाता है। माँ, बाबूजी, अगले महीने दिवाली है। इस बार मैं दिवाली पर वो परी वाली फ्रॉक लूंगी और कई सारे पटाखे भी जलाऊंगी। आप मेरे लिए सब लाना। हाँ मेरी बिटिया रानी, मेरी गुड़िया को जो भी चाहिए होगा वो मैं जरूर ला कर दूंगा। बस अब कल तक का इंतजार है। जैसे धान कटेगी वैसे ही शहर में ले जाऊंगा और सारा धान बेच दूंगा। जिसके बाद सभी सो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है तो ना जाने बेमौसम बारिश होने लगती है और इस बारिश की वजह से सारे खेतों की फसल खराब हो जाती है, जिसके चलते दिवाकर की साल भर की मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। हे भगवान, तू ये सारी नाइंसाफी हम गरीबों के साथ ही क्यों करता है भगवान? ये फसल ही तो मेरी साल भर की मेहनत थी, लेकिन तुझसे ये भी देखा नहीं गया ना। अगले महीने दिवाली है। मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि मैं उसे हर चीज ला कर दूंगा, लेकिन अब क्या होगा भगवान? लेकिन अब क्या होगा? जी, जब से आपकी फसल खराब हुई है तब से घर में खाने की भी तंगी आ गई है। इसलिए मैं सोच रही थी क्यों ना मैं मिट्टी के दिए और भगवान की मूर्ति बनाकर उन्हें बेचूं। दिवाली के समय हर कोई ये खरीदता है। हमारी झोपड़ी के पास ही में नदी है, हमें वहां से मिट्टी भी मुफ्त में मिल जाएगी और इन चीजों को बनाकर बेचने से घर का गुजारा भी हो जाएगा। ठीक है,
तुम रुको, मैं नदी के पास से गीली मिट्टी लेकर आता हूँ। दिवाकर मिट्टी लेकर आता है। वहीं सोनाक्षी उस मिट्टी से दिए और श्री गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति बनाती है और अपने घर के बाहर उन्हें बेचा करती है। ये मिट्टी के दिए तो काफी सुंदर लग रहे हैं। कितने के दिए भाई? 20 रुपए दर्जन। इतने सस्ते हैं? 2 दर्जन दे दो और ये लो तुम्हारे पैसे। धन्यवाद आपका। सुनिए, मैंने दियर भगवान की मूर्ति बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा कर लिए हैं। मैं सोच रही हूँ कि बाजार जाकर दिवाली का थोड़ा बहुत सामान ले लूँ। दिवाली करीब है। ठीक है, तुम जाओ। भैया, थोड़े सस्ते पटाखे दिखाइए ना, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। बहन जी, इससे सस्ते पटाखे आपको पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलेंगे। दुकान वाला इतना बोल ही रहा होता है कि तभी वहां पर पूनम अपनी महंगी सी गाड़ी से आती है और गाड़ी से उतरकर कहती है, अरे अरे सोनाक्षी, तुम यहाँ? तुम दिवाली के लिए इतने सस्ते पटाखे ले रही हो? अरे मैंने तो महंगे से महंगे पटाखे लिए हैं। और पटाखे ही क्यों, मैंने तो दिवाली का हर एक सामान भी सबसे अच्छा और महंगा लिया है। आफ्टर ऑल हमारे पास पैसों की कमी थोड़े ना है। हाँ भाभी, और पैसों की कमी होगी भी क्यों? जेठ जी ने धोखे से हमारी प्रॉपर्टी भी अपने नाम जो करवा ली है। दूसरों के पैसों पर ऐश करना कितना अच्छा लगता है ना। सोनाक्षी का ऐसा जवाब सुनकर पूनम का मुंह बन जाता है और वो गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाती है। जहां गरीबी की वजह से सोनाक्षी दिवाली का हर सामान सस्ते से सस्ता लेती है, वहीं पूनम महंगे से महंगा सामान खरीदती है। माँ, अब तो हमने पूजा भी कर ली है, चलो ना अब हम पटाखे जलाएंगे। सभी लोग पटाखे जला रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो। सोनाक्षी अपनी बेटी और पति के साथ मिलकर खुशी खुशी पटाखे जलाने लगते हैं, लेकिन वहीं दूर खड़ी पूनम अपने घर से ये सब कुछ देखकर बहुत जलती है। बड़ा खुश हो रहा है इनका सारा परिवार। अभी उनकी सारी खुशी भंग करती हूँ। जब ये मेरा इतना महंगा पटाखा जलता देखेंगे तो पूरे परिवार का मुंह खुला का खुला रह जाएगा। इतना कहकर पूनम पटाखों को जलाने लगती है, लेकिन पटाखों को जलाने के चक्कर में पूनम की साड़ी में भी आग लग जाती है, जिसे देखकर पूनम चिल्लाने लगती है। दूर खड़ी सोनाक्षी की नजर जैसे ही पूनम की जलती साड़ी पर पड़ती है तो वो भागती हुई पूनम के पास जाती है और अपने हाथों से उसकी साड़ी की आग बुझाती है। भाभी, आप ठीक तो हो ना? आप कहीं से जली तो नहीं ना? सोनाक्षी, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ इतना बुरा किया है, लेकिन उसके बावजूद भी आज तुमने मेरी जान बचाई। आपने जो भी किया हो, लेकिन आप हो तो हमारे अपने। सोनाक्षी की बात सुनकर पूनम और जोगिंदर को अपनी गलती का एहसास होता है। दिवाकर, मुझे माफ कर दो मेरे भाई। प्रॉपर्टी के लालच में आकर मैंने धोखे से तुम्हारी प्रॉपर्टी भी अपने नाम करवा ली और तुम लोगों को घर से बाहर निकाल दिया। मैंने माँ से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, लेकिन मैंने वादा तोड़ दिया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो दिवाकर। भैया, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया ना, यही हमारे लिए काफी है। जोगिंदर और उसकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास होता है। ये देखकर सोनाक्षी और दिवाकर उन्हें माफ कर देते हैं, जिसके बाद अब पूरा परिवार साथ में मिलकर दिवाली का त्योहार मनाते हैं।